हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द वन शॉट सीरीज ऑफ द 10th एसएससी। हमने लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 के बारे में काफी डिटेल में वन शॉट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया है। अब हम लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 2 के बारे में, है ना, इस चैप्टर के अंदर भी काफी डिटेल में आने वाले 1 घंटे में हम पूरी चीजें एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो डेफिनेटली ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, तो इसको आपको अंत तक देखना है। आ गई बात समझ में? सो हियर आर सम कंटेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर 2 तरीके के रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल, है ना। आफ्टर दैट वी विल लर्न द रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इन सब चीज को हम काफी डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर कुछ लाइफ प्रोसेसेस हमें सबसे पहले समझनी है ना। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड वेरियस प्रोसेसेस टू स्टे अलाइव। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड कोऑर्डिनेशन। इन सभी चीजों की जरूरत है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर जिंदा रहना है तो। आ गई बात समझ में? देन अनदर क्रूशियल प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो बन जाती है वो होती है रिप्रोडक्शन की, क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसीज को बढ़ाना चाहता है, बराबर, अपने जनरेशन को बढ़ाना चाहता है, राइट। उसके बाद अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेसेस, रिप्रोडक्शन डजंट कीप एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स अलाइव। रिप्रोडक्शन जो है वो किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा नहीं रख सकता, लेकिन उसके जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, बराबर। देन इंस्टेड इट इंश्योर्स द स्पीशीज कंटिन्यूटी। ओके, सो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग वन ऑफ द स्पीशीज। जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज अपने पास मौजूद है उसमें से ही नए ऑर्गेनिज्म को बनाना, इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? रिप्रोडक्शन कहते हैं, right? It is crucial characteristic of living organisms and contributes to species evolution. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और स्पीसीज के इवोल्यूशन के लिए भी रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा रोल है, राइट। सो रिप्रोडक्शन हैपन्स थ्रू अ 2 मेन प्रोसेसेस। 2 मेन मेथड से प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। तो इस चीज के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखो यहां पर पूरा मैंने एक ओवरव्यू आपके सामने रखा है काफी डिटेल में, ठीक है। देखो यहां पर टाइप्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, बराबर। तो सबसे पहले ये पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूं, है ना। किसके बारे में बेटा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय वन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज विदाउट द यूज ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बेटा? नए ऑर्गेनिजम्स क्रिएट होते हैं, लेकिन वहां पर गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, बराबर। आफ्टर दैट इट रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग विथ आइडेंटिकल जेनेटिक ट्रेट्स टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। अब इसके अंदर क्या है बेटा? आइडेंटिकल जेनेटिक ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, बराबर। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, है ना। यहां पर सिंगल पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है, मीनिंग इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। ओके, काफी डिटेल में यहां पर है। सो अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स थ्रू अ माइटोटिक सेल डिवीजन विदाउट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अब माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इन सब के बारे में हमने लाइफ प्रोसेस 1 में काफी डिटेल में पढ़ा है, बराबर। सो ऑल्दो लैकिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, इट इज रैपिड प्रोसेस कंपेयर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये काफी तेज होता है, बराबर, क्योंकि यहां पर किसी 2 पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती है, राइट। सो देखो अब यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, बराबर। यहां पर मेनली 2 टाइप है ना।
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी तीन चीजें आती है ना। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन और तीसरा बडिंग। आ गई बात समझ में? अब ये वन बाय वन हम देखेंगे क्या होता है तो बराबर। सो यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी यहां पर 5 चीजें आती है बराबर। कौन सी? फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो आफ्टर दैट उसके बाद देखो, अब एक एक्टिविटी आपको करनी है ना। कलेक्ट वाटर फ्रॉम स्टैग्नेंट पॉन्ड विथ एक्वाटिक प्लांट्स इन द कोनिकल फ्लास्क। स्टैग्नेंट पॉन्ड से हमें पानी को कलेक्ट करना है बराबर। देन ऐड व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वाटिक प्लांट्स टू द फ्लास्क। फ्लास्क के अंदर व्हीट ग्रेन एंड एक्वाटिक प्लांट्स को ऐड करना है। अलाउ द मिक्सचर टू डिकम्पोज। उस मिक्सचर को 3-4 दिनों के लिए डिकम्पोज होने देना है बराबर। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th डे प्रिपेयर अ ग्लास स्लाइड विद अ ड्रॉप ऑफ द वाटर सैंपल। अब इसके बाद 4th डे पे आपको एक ड्रॉप ऑफ वाटर सैंपल से एक कांच की स्लाइड बनानी है, राइट। सो केयरफुली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द ड्रॉप एंड ऑब्जर्व अंडर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर कवर स्लिप रखने के बाद। आ गई बात समझ में? अब देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन क्या है। मेनी पैरामेशिया विल बी विजिबल परफॉर्मिंग बाइनरी फ्यूजन। यहां पर बहुत सारे पैरामेशियम आपको देखने को मिलेंगे और वो क्या कर रहे होंगे बेटा? बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस कर रहे होंगे बराबर। इस स्लाइड में देखो है ना, इसको पढ़ने वाले हम। किसको बेटा? बाइनरी फ्यूजन को बराबर ना। सो देखो आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा इसका। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट्स है ना, उसके बाद प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लेना एंड यूकैरियोटिक सेल है ना, ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू अ बाइनरी फ्यूजन। ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फ्यूजन के मेथड से बराबर है ना। ये सब कौन से एनिमल है बेटा? यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं हम बराबर। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर पहली मेथड है बाइनरी फ्यूजन। बात क्लियर है? सो बाइनरी फ्यूजन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। डेफिनेटली अमीबा का रिप्रोडक्शन आपने बचपन से आपकी किताबों में पढ़ा है ना। क्या होता है बेटा? पेरेंट सेल जो है अमीबा, वो डिवाइड होता है 2 अलग अलग सेल्स में बराबर। सो इट कैन ऑकर थ्रू अ माइटोसिस या फिर एमिटोसिस। यहां पर माइटोसिस होगा या फिर एमिटोसिस होगा, राइट। 2 में से कोई तो भी एक प्रोसेस से ये क्या होंगे? खुद को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इस डायग्राम में काफी क्लियरली आपको दिख रहा है ना। क्या है बेटा? देखो टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन। यहां पर डिफरेंट प्रोटिस्ट एग्जिबिट बाइनरी फ्यूजन इन वेरियस वेज। अब यहां पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उस हिसाब से यहां पर बाइनरी फ्यूजन होता है अलग अलग तरीकों से, राइट। अब देखो अमीबा परफॉर्म्स सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अमीबा क्या करता है बेटा? सिंपल बाइनरी फ्यूजन को परफॉर्म करता है, राइट। सो इट लैक्स अ स्पेसिफिक शेप एंड डिवाइड्स इन एनी प्लेन, है ना। इसको कोई स्पेसिफिक शेप नहीं रहता और किसी भी प्लेन में किसी भी तरीके से वो डिवाइड हो सकता है बराबर। अब पैरामेशियम क्या करता है? यहां पर देखो ना, अमीबा का सिंपल बाइनरी फ्यूजन आपको दिख रहा है ना। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन, ठीक है। यहां पर अमीबा का सिंपल बाइनरी फ्यूजन आपको दिख रहा है इस तरीके से। ये बचपन से पढ़ा है। ये डिवाइड होता चला जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये सेपरेट होता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि 2 न्यूक्लियस सेपरेट हो गए और ये जो बॉडी है ये भी बीच में से क्या हो सेपरेट हो जाएंगे। दिस इज द सिंपल बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस, जो कि आपको अच्छी तरीके से आप फैमिलियर हो बराबर। अब पैरामेशियम क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन प्रोसेस करता है। देखो पैरामेशियम, यहाँ पर पेरेंट पैरामेशियम है, उसके बाद में प्रोसेसेस देखो किस तरीके से हो रही है बराबर। और यहाँ पर डॉटर पैरामेशियम फॉर्म हो रहा है, राइट। एंड यूग्लेना क्या करता है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करता है। देखो ना, लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, बीच में से रेडियली हम इसको बोल सकते हैं। सो लॉन्गिट्यूडनल ये बाइनरी फ्यूजन यूग्लेना के अंदर हमें देखने को मिलता है, ओके। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन चाहिए, है ना। अब कोई भी प्रोसेस होती है, जैसे रिप्रोडक्शन होती है या फिर कोई भी लाइफ प्रोसेस होती है, तो उसको फेवरेबल कंडीशन की जरूरत है ना। सो यूजुअली occurs in the favorable conditions with an abundance of food material,
यहाँ पर फूड मटेरियल, मॉइस्चर, एयर, इन सब का जब अबंडेंट क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी होता है तो उसी वक्त हमें यहाँ पर अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लेना जैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब हमने क्या देखा बेटा? पहले बाइनरी फ्यूजन देखा यूनिसेलुलर के अंदर। अब हम यूनिसेलुलर के अंदर क्या देखेंगे? मल्टीपल बाइनरी फ्यूजन देखेंगे, है ना। A.2 लिखा है मैंने यहाँ पर। क्या लिखा है बेटा? सॉरी, A.2 लिखा है, बराबर ना। सो asexual reproduction through multiple fission is observed in amoeba and similar protists। देखो, asexual reproduction multiple fission द्वारा जो होता है वो हमें अमीबा के अंदर या फिर और सिमिलर प्रोटिस्ट जो अमीबा जैसे है उनके अंदर देखने को मिलता है। देन व्हेन अमीबा एनकाउंटर्स एडवर्स कंडीशन, जब अमीबा को एडवर्स कंडीशन मिलती है ना, फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, सो यहाँ पर फूड की कमी हो जाती है और उस केस में द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया एंड मूवमेंट्स, यहाँ पर सीडोपोडिया का एंड मूवमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, बराबर। देन अमीबा ट्रांसफॉर्म इनटू राउंडेड फॉर्म, अमीबा खुद को राउंडेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड डेवलप्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर नोन एज सिस्ट। देखो, डेफिनेटली एडवर्स कंडीशन में खुद को रिप्रोड्यूस करना, खुद को सर्वाइव करना ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में अमीबा फिर क्या करता है बेटा? खुद के ऊपर एक कवरिंग जो है वो बना लेता है और उस कवरिंग के अंदर खुद को प्रोटेक्टेड रखता है, बराबर। हम उस कवरिंग को क्या बोलते हैं बेटा? सिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्ट। आ गई बात समझ में? यस और नो? ओके। विद इन द सिस्ट मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मेनी न्यूक्लियाई। सिस्ट के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन होता है बीच में, है ना, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग के बीच में, है ना, और यहां पर भी अलग अलग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। सो सब्सिक्वेंटली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टेक्स प्लेस। इसलिए यहां पर क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हमें कंटिन्यूअसली देखने को मिलता है, बराबर, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ, इससे क्या होता है? न्यूमरस स्मॉल अमीबाए कॉल्ड अमीबेलाई। यहां पर क्या होता है बेटा? साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की वजह से मल्टीपल स्मॉल स्मॉल अमीबा यहां पर फॉर्म होते हैं और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? अमीबेलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीबेलाई। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सो दिस अमीबेलाई रिमेन इंसिस्टेड until favorable conditions return, है ना। ये अमीबेलाई जो है ये भी उस कवरिंग के अंदर रहते हैं जब तक कि फेवरेबल कंडीशंस वापस नहीं आ जाती। क्लियर है? सो व्हेन अ फेवरेबल कंडीशंस आर रिस्टोर्ड द सिस्ट रप्चर्स। ये एक शेल की तरह होते हैं, एक एग का जो शेल रहता है ना, प्रोटेक्टिव, है ना, तो उसी तरीके से ये रहता है, बराबर। जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है तो यहाँ पर सिस्ट जो है वो रप्चर हो जाता है और यहाँ पर अमीबेलाई जो है वो रिलीज होते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ना, मल्टीपल फ्यूजन किस तरीके से हो रहा है ना। ये पेरेंट अमीबा है, बराबर। सो यहां पर इसने क्या कर दिया बेटा? ब्लू कलर का जो है ये सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया इसने। किसका फॉर्मेशन कर लिया? सिस्ट का। ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यहां पर देखो मल्टीपल न्यूक्लियस हमें दिख रहा है। यस, यू कैन सी इट क्लियरली। सो यू कैन सी मल्टीपल न्यूक्लियस आर फॉर्म। देन यहाँ पर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो शेल है, ये जो सिस्ट है, ये रप्चर हो चुका है और यहाँ से जो छोटे छोटे जो अमीबेला है वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर थर्ड नंबर की प्रोसेस है बेटा। क्या प्रोसेस है? बडिंग, है ना। यहाँ पर लिखा है मैंने A.3, है ना। जो फर्स्ट है यूनिसेलुलर, इसके अंदर हमने क्या देखा? बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, और अब हम क्या देखेंगे? बडिंग। ठीक है। अब देखो ये भी काफी सिंपल है, कुछ एक्टिविटी कर आपको देखनी है। देखो, मिक्स एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर एंड टेबल शुगर इन द ल्यूकवार्म वाटर। ड्राई ईस्ट का पाउडर हमें ल्यूकवार्म म्हणजे कोमट जो पानी है उसके अंदर हमें डालना है। कीप द मिक्सचर इन द वार्म प्लेस फॉर एन आवर। उस मिक्सचर को लगभग 1 घंटे के लिए एक गर्म जगह पर रखना है, बराबर। सो
ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ईस्ट मिक्सचर, वो जो मिक्सचर है स्लाइड पे लेना है, उसके ऊपर कवर स्लिप डालनी है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखने को मिलेंगे, फाइंडिंग्स देखो। ऑब्जर्व ईस्ट सेल्स अंडरगोइंग बडिंग। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो ईस्ट सेल्स है वो बडिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, बराबर। सो बडिंग इज फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ईस्ट। बडिंग क्या है बेटा, ईस्ट के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है, यस और नो, यस। सो इट इन्वॉल्व्स द इमर्जेंस ऑफ स्मॉल बर्ड्स फ्रॉम पेरेंट सेल्स। यहां पर क्या होता है बेटा, उसके पेरेंट सेल से स्मॉल बर्ड्स जो है वो इमर्ज होते हैं, बराबर। सो बर्ड्स ग्रो इनटू इंडिपेंडेंट डॉटर ईस्ट सेल्स। इसलिए जो बर्ड्स है ये इंडिपेंडेंट डॉटर ईस्ट सेल्स के अंदर क्या होते हैं बेटा, ग्रो होते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर, हाँ डायग्राम को एक बार देख लो आप, किस तरीके से बडिंग हो रही है ना। ये जो बल्ज फॉर्म हो रहा है, न्यू बर्ड फॉर्म है यहाँ पर, और यहाँ पर डॉटर जो ईस्ट है, यहाँ पर अलग अलग हमें मल्टीपल फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट सेल्स देखने को मिल रहे हैं, बराबर। सो देखो अब हम क्या देखेंगे बेटा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर की पहली प्रोसेस देखेंगे, है ना। कौन सी बेटा, फ्रैगमेंटेशन। कौन सी, अगर क्लैरिटी नहीं तो ये स्लाइड दिखा देता हूं मैं तुमको, है ना, देख लो एक बार। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर पहला क्या है बेटा, फ्रैगमेंटेशन है। क्या है, फ्रैगमेंटेशन, बराबर। सो चलते हैं फ्रैगमेंटेशन की तरफ। ठीक है, देख लो, फ्रैगमेंटेशन इज टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको पता है। आफ्टर दैट द पेरेंट ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू फ्रैगमेंट्स, ईच बिकमिंग अ न्यू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। ये जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है ये फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक होता है, बराबर, और इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गेनिज्म हमें यहां पर फॉर्म होता हुआ दिखता है, बराबर। सो एग्जांपल्स जैसे कि स्पाइरोगायरा, स्पॉन्जेस लाइक द साइकॉन, है ना, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल यहां पर मेंशन है, बराबर। सो स्पाइरोगायरा फिलामेंट्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस इन फेवरेबल कंडीशंस। ये स्पाइरोगायरा के जो फिलामेंट्स है आपको दिख रहे हैं ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना बेटा आपको, है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक होता है यहां से, है ना। कब होता है, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तब, बराबर। और उसके बाद क्या क्या होता है देखो, ईच कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू स्पाइरोगायरा, बराबर। बहुत सिंपल है, ये जो दोनों हिस्से यहां पर बने हैं, ये दोनों हिस्से कैपेबल है कि यहां पर नया स्पाइरोगायरा जो है वो बन सकता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। तो ये एक स्पाइरोगायरा बन जाएगा, यस और नो, यस, स्पाइरोगायरा 1, और ये एक स्पाइरोगायरा बन जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं स्पाइरोगायरा 2, बराबर। सो देखो अब साइकॉन स्पॉन्जेस में अल्सो ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, ये एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी फ्रैगमेंट्स के अंदर ब्रेक होता है, एंड विथ ईच पीस डेवलपिंग इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और इसके अंदर भी हर पीस जो है वो न्यू इंडिविजुअल के अंदर क्या होता है बेटा, डेवलप होता हुआ हमें दिखता है। यानी कि स्पाइरोगायरा ले लो, नहीं तो साइकॉन स्पॉन्जेस ले लो, दोनों के अंदर हमें सेम प्रोसीजर देखने को मिलता है। क्लियर है, फ्रैगमेंटेशन क्लियर है बेटा, ओके। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, क्या है, रीजनरेशन, है ना। रीजनरेशन काफी इंटरेस्टिंग है ना, नाम में ही उसकी मीनिंग छुपा है, बराबर। सो वॉल लिजर्ड्स कैन डिस्कार्ड द पार्ट ऑफ द टेल इन द इमरजेंसीज। जब कोई शिकार उसको पकड़ रहा होता है, शिकारी कोई पकड़ रहा होता है, या फिर वो खतरा महसूस करती है, तो वो तुरंत उसकी टेल जो है, पूंछ जो है, उसको अलग कर देती है अपने बॉडी से। सो दिस डिस्कार्टेड टेल पार्ट रीजनरेट्स ओवर टाइम। ये जो डिस्कार्टेड टेल पार्ट है ये कुछ समय बाद फिर से क्या होता है बेटा, रीजनरेट होता है। आ गई बात समझ में। सो दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन। ये प्रोसेस किसका एग्जाम्पल है बेटा, लिमिटेड रीजनरेशन का एग्जाम्पल है, यस और नो, यस। सो प्लानेरिया, है ना, अ टाइप ऑफ एनिमल, प्लानेरिया क्या है, एक तरीके का एनिमल है। सो कैन ब्रेक इट्स बॉडी इनटू 2 पार्ट्स। ये उसके बॉडी को 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकता है,
बराबर। सो ईच पार्ट देन रीजनरेट्स द मिसिंग बॉडी पार्ट्स, है ना। तो उसका हर हिस्सा जो मिसिंग बॉडी पार्ट है उसको फिर से रीजनरेट करने के लिए कैपेबल है। आ गई बात समझ में। सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू प्लैनेरिया। अब इससे क्या होता है बेटा, 2 नए प्लैनेरिया का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखता है। आ गई बात समझ में। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, रीजनरेशन कहते हैं। 2 हिस्सों में टूटता है, फिर से हर हिस्सा उसका नए ऑर्गेनिज्म में मिसिंग बॉडी पार्ट को डेवलप करने लगता है। तो ये भी तो एक तरीके का रिप्रोडक्शन ही हुआ, यस और नो, है ना। लिजार्ड्स के अंदर ये लिमिटेड स्कोप में होता है, लेकिन कुछ ये जो प्लैनेरिया जैसे जो एनिमल्स है इनके अंदर ये हाई लेवल पर होता है, नेक्स्ट लेवल पर होता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है रीजनरेशन। अब देखो हम क्या देखेंगे, B3 देखेंगे, है ना। अब इसमें कंफ्यूज होना है क्या, नहीं। हमने ईस्ट का एग्जांपल देखा था बडिंग के अंदर, इसमें ये जो बडिंग है ये किसका है बेटा, B.3 का है। बी क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बराबर। सो देखो यहां पर हाइड्रा कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली थ्रू बडिंग। यहां पर हाइड्रा रिप्रोड्यूस हो सकता है असेक्सुअली, किसकी मदद से बेटा, बडिंग की मदद से, बराबर। अंडर फेवरेबल कंडीशंस एन आउटग्रोथ कॉल्ड अ बर्ड फॉर्म्स ऑन अ स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। फेवरेबल कंडीशन में यहां पर बर्ड जो है वो उसके स्पेसिफिक पार्ट से फॉर्म होते हैं। देखो ना आप यहां पर बडिंग, देखो इस पर्टिकुलर हिस्से से ये क्या हो रहा है बेटा, फॉर्म हो रहा है। देखो ना ये बर्ड जो दिख रहा है आपको इधर, है ना। तो देखो यहां पर हाइड्रा प्लांट है, ठीक है, ये ऐसे बल शेप दिख रहा है। अब यहां से क्या हो चुका है बेटा, बर्ड का फॉर्मेशन हो चुका, और इसी बर्ड से नया हाइड्रा जो है, नेसेंट हाइड्रा जिसको हम बोलते हैं, वो फिर से फॉर्म हो रहा है। बात क्लियर है, यस और नो, हाँ या ना। ओके, सो under a favorable condition outgrowth called a bird forms specific parts of its body. The bird grows in the progressively and eventually becomes a small hydra. ये जो बर्ड है ये प्रोग्रेसिवली स्टेप बाय स्टेप ग्रो करता है और इवेंचुअली एक स्मॉल हाइड्रा वहां पर बन जाता है। द डर्मल लेयर्स एंड डाइजेस्टिव कैविटी ऑफ द बडिंग हाइड्रा आर कनेक्टेड टू दोज ऑफ द पेरेंट हाइड्रा। यहां पर डर्मल लेयर एंड डाइजेस्टिव कैविटी जो है वो इसको कनेक्टेड रहती है, किससे कनेक्टेड रहती है बेटा, पेरेंट हाइड्रा से कनेक्टेड रहती है, बराबर। यानी कि फूड का सप्लाई, न्यूट्रिएंट का सप्लाई पेरेंट से होता है। द पेरेंट हाइड्रा प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बडिंग हाइड्रा। जो बडिंग हाइड्रा है उसको पेरेंट हाइड्रा ही क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वंस द बडिंग हाइड्रा ग्रोज एंड बिकम्स इंडिपेंडेंट, एक बार बडिंग हाइड्रा पूरा का पूरा ग्रो कर जाता है और इंडिपेंडेंट बन जाता है, उस वक्त इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा एंड लीड्स इट्स ओन लाइफ। उस वक्त क्या होता है, पेरेंट हाइड्रा से वो सेपरेट होता है और उसकी खुद की जिंदगी वो जीने लगता है। आ गई बात समझ में, यस और नो। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन, है ना, यानी कि रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर 4th नंबर का टाइप है, क्या है, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। क्या है बेटा, वेजिटेटिव प्रोपैगेशन। देखो इसमें मोस्टली प्लांट्स के अंदर ही देख रहे हैं। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। इस रिप्रोडक्शन के अंदर मोस्टली वेजिटेटिव पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है रिप्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड बर्ड्स। आ गई बात समझ में। आफ्टर दैट, उसके बाद एग्जाम्पल्स इंक्लूड पोटैटोज, ब्राइफेलम, शुगर केन, ग्रासेस, कैरोट एंड रेडिश। देखो ना यहाँ पर कैरोट है, स्वीट पोटैटो है, ब्राइफेलम है, पोटैटो है, बराबर। ये तो उसके स्ट्रीम से ही ग्रो करते हैं, बराबर। सो पोटैटोज रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली यूजिंग द आईज प्रेजेंट ऑन द ट्यूबर। पोटैटोज के ऊपर आईज रहते हैं, बराबर। जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वहां से ही वो प्लांट जो है वो ग्रो करना शुरू करता है, राइट। सो ब्रोफाइलम रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द लीफ मार्जिन। ब्रोफाइलम के लीफ मार्जिन के ऊपर क्या रहते हैं बेटा, छोटे छोटे बर्ड्स रहते हैं और उसी की मदद, देखो ना यहाँ पर दिख रहा है आपको, उसी की मदद से क्या होता है, वो ग्रो करने लगता है। आ गई बात समझ में। देन प्लांट्स लाइक द शुगर केन एंड ग्रासेस propagate vegetatively through the birds present on the nodes,
है ना। शुगर केन, ग्रासेस जैसे जो प्लांट्स हैं ये वेजिटेटिवली प्रोपैगेट होते हैं, बराबर। सो किस वजह से? इसके नोड्स के ऊपर क्या रहते हैं बेटा? बर्ड्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बर्ड्स रहते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? कैरोट्स एंड रेडिश, है ना, कैरोट्स एंड रेडिशेस परफॉर्म वेजिटेटिव प्रोपैगेशन यूजिंग देयर रूट्स, है ना। कैरोट्स, रेडिश जैसे जो प्लांट्स है ये उनके रूट की मदद से वेजिटेटिव प्रोपैगेशन को करते हैं और खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। देखो अब लास्ट वन है अपना 5th नंबर का। क्या है बेटा? स्पोर फॉर्मेशन। क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। देखो, प्लेस अ पीस ऑफ वेट ब्रेड और अ भाकरी इन द ह्यूमिड लोकेशन, है ना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको भाकरी या फिर ऐसे कुछ चीजें ह्यूमिड लोकेशन के अंदर कुछ दिनों के लिए रखनी है। विद इन 2-3 डेज ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द ब्रेड। 2-3 दिनों के बाद आप ब्रेड के ऊपर जो फंगस का ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, बराबर। एग्जामाइन द फंगस अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उस फंगस को आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है, एग्जामाइन करना है, राइट। एंड उसकी डायग्राम जितना हो सके उतना करेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। सो देखो, फंगाई लाइक द म्यूकर हैव अ फिलामेंटस बॉडीज एंड स्पोरेंजिया। पर म्यूकर जैसे जो फंगाई है इसके ऊपर बॉडीज रहती है, फिलामेंटस बॉडीज रहती है, बराबर। देखो ना आप यहाँ पर, है ना, ये क्या है बेटा? पीस ऑफ भाकरी है। इसके ऊपर आपको ऐसे ग्रीनिश लेयर देखने को मिलेगी, ग्रीनिश ब्लैकिश लेयर, ब्राउनिश ग्रे लेयर देखने को मिलेगी। और इस लेयर को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आपको स्पोर्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। ये छोटे छोटे रूट्स लाइक स्ट्रक्चर जो है ये क्या है बेटा? रिजॉइड है, बराबर। ये जो गोल है ये क्या है? स्पोरेंजियम है। और ये जो डॉट 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 आपको दिख रहा है ये क्या है बेटा? स्पोर्स है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो यहां पर क्या होता है बेटा? स्पोरेंजिया जो है इसके अंदर क्या रहता है? स्पोर्स रहते हैं। जो गोल गोल हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसके अंदर स्पोर्स रहते हैं, बराबर। विच आर रिलीज व्हेन द स्पोरेंजिया बर्स्ट। अब वो जो छोटे छोटे जो स्पोर्स है वो रिलीज होते हैं जब स्पोरेंजिया जो है वो ब्रस्ट होता है। सो द रिलीज स्पोर्स जर्मिनेट इन द मॉइस्ट एंड वार्म एनवायरमेंट्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फंगल कॉलोनीज। अब ये जो रिलीज जो स्पोर्स है, अब इसमें क्या होता है बेटा? फिर से मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर जाने के बाद, फेवरेबल कंडीशन में जाने के बाद फिर से न्यू फंगल कॉलोनीज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ हमें दिखता है। और इसी तरीके से ये खुद को फैलाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पोर फॉर्मेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन मेथड। आ गई बात समझ में? यस और नो? क्लियर है? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो, अब हम क्या देखने, अभी तक हमने क्या देखा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हमने 2 टाइप्स देखे हैं, बराबर। सबसे पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यहां पर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन और बडिंग, बराबर। अब उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? हमने देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब उसके अंदर भी हमने 5 चीजें देखी है, बराबर। अब हम क्या देखने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ छोटे मोटे टाइप्स हैं, इसको भी मैं आपको बता देता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ 2 जर्म सेल्स। यहां पर 2 जर्म सेल्स की मदद से हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला है, राइट। देखो, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट्स आर दोज 2 जर्म सेल्स। अब ये 2 जर्म सेल्स कौन से है बेटा? ये एक फीमेल गैमेट है और दूसरा क्या है? मेल गैमेट है, बराबर। सो 2 मेन प्रोसेसेस ऑकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें 2 मेन प्रोसेसेस देखने को मिलती है। इसके अंदर सबसे पहला गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन, है ना। क्या है? गैमेट फॉर्मेशन और दूसरा फर्टिलाइजेशन। नाउ गैमेट फॉर्मेशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? देखो, इन द गैमेट फॉर्मेशन गैमेट्स आर फॉर्म बाय द मियोसिस, है ना। मियोसिस प्रोसेस की मदद से गैमेट का फॉर्मेशन होता है, बराबर। इन द मियोसिस क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हेंस हैप्लॉइड गैमेट्स आर फॉर्म। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर्स जो है वो हाफ बन जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और इसी की मदद से हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन यहां पर होता हुआ हमें दिखता है।
आ गई बात समझ में? सो देखो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है बेटा अपने पास? फर्टिलाइजेशन है ना। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है देख लो, है ना, कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं मैंने, है ना। इन्वॉल्व्स द यूनियन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म द डिप्लॉइड ज़ाइगोट। यहां पर क्या बेटा, हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स का यूनियन होता है, बराबर। जब एक दूसरे से मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो यहां पर ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखता है ना। और दीज आर द कॉमन पॉइंट्स फॉर एनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। अब इंसानों के बारे में भी हम देखने वाले हैं। देखो, द ज़ाइगोट अंडरगोस माइटोटिक डिविजन्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। देखो, ये जो ज़ाइगोट फॉर्म हुआ है, ये जो गोला फॉर्म हुआ है, ये फिर माइटोटिक डिवीजन में जाता है, मल्टीपल सेल्स बनने लगते हैं, बराबर। और उसी की मदद से फिर क्या बनता है बेटा? एम्ब्रियो बनता है, बना, बराबर, जिसको हम भ्रूण बोलते हैं, भ्रूण, है ना। क्या बनता है? एम्ब्रियो, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। और यही एम्ब्रियो आगे चलकर यूटेरस में ग्रो करता है और नया यहां पर इंडिविजुअल फॉर्मेशन होता है। आ गई बात समझ में? सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स टू पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल। इस तरीके के रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और दूसरा फीमेल, बराबर। सो जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स कंबाइंस, यहां पर दोनों पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होते हैं, एंड लीडिंग टू जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग। इसकी मदद से क्या होता है? ऑफस्प्रिंग के अंदर जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, राइट। सो जेनेटिक वेरिएशन हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड इंश्योर्स देयर सर्वाइवल, है ना। हेरिडिटी इवोल्यूशन को याद करो, बराबर। ये जेनेटिक वेरिएशन क्या करते हैं बेटा? मदद करते हैं ऑर्गेनिज्म को सराउंडिंग कंडीशन से अडेप्ट करवाने के लिए। आ गई बात समझ में? सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज मेंटेन थ्रू अ जेनेटिक वेरिएशन प्रिवेंटिंग एक्सटिंक्शन। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहती है, क्यों? बिकॉज इनके अंदर क्या है? जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, है ना। इसीलिए जितने ज्यादा वेरिएशन होंगे उतना ज्यादा सर्वाइवल का चांसेस बढ़ जाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। अब देखो, यहां पर सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? इसके अंदर के टाइप देखेंगे वन बाय वन, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्या देखेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, अब देखो, सबसे पहला, ये आपको पता है ये हिबिस्कस का ये फ्लावर है, बराबर। अब इसके पार्ट्स काफी क्लियरली विजिबल है, इसलिए हम हर बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट को पढ़ते वक्त इसी फ्लावर को स्टडी करते हैं, राइट। देखो, द फ्लावर इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। किसी भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो कौन होता है बेटा? ये फ्लावर होता है, बराबर। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 फ्लोरल वॉल्स, है ना। इसके अंदर 4 फ्लोरल वॉल्स रहते हैं। सबसे पहला क्या है बेटा? कैलिक्स, है ना। दिख रहा है क्या बेटा आपको इधर कैलिक्स? हाँ, देखो इस पर्टिकुलर जगह पे, है ना, जो शुरुआत है उसकी क्या है? कैलिक्स। उसके बाद क्या है बेटा? कोरोला है ना, ये जो पेटल्स जिसको हम कहते हैं। उसके बाद क्या है? एंड्रोशियम है ना। एंड्रोशियम किधर है बेटा? देखो ये एंड्रोशियम है, बराबर। उसके बाद क्या है? गाइनेशियम है, ये दिख रहा है क्या? गाइनेशियम, बराबर। अब गाइनेशियम के अंदर भी 3 चीजें आती है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। डेफिनेटली ये गाइनेशियम क्या है बेटा? एक फीमेल पार्ट है, बराबर। और एंड्रोशियम क्या है बेटा? एक मेल पार्ट है, बराबर। इसके बारे में भी देखेंगे हम। देखो, द एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम आर नोन एज द एसेंशियल वॉल्स, दे आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। एंड्रोशियम गाइनेशियम काफी इंपॉर्टेंट है। द कैलिक्स एंड कोरोला आर टर्म एक्सेसरी वॉल्स एज दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर वॉल्स। कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो एक्सेसरी वॉल्स के रूप में हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनर ऑर्गन्स को, राइट। सो सेपल्स, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैलिक्स आर ग्रीन इन कलर। ये जो सेपल्स है ये ग्रीन कलर के रहते हैं, जिसको हम डेट बोलते हैं, डेट, है ना। सो पेटल्स, द मेम्ब्रेन ऑफ द कोरोला एग्जिबिट वेरियस कलर्स। अब ये पेटल्स की वजह से क्या है? इसको अलग अलग कलर्स यहां पर मिल जाते हैं, बराबर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब और भी कुछ हम यहां पर पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, है ना। यहां पर ऐसा भी होता है, जैसे कि हिबिस्कस के फ्लावर के अंदर हमने देखा कि एक ही प्लांट के अंदर
हमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों दिख रहे हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर दो फ्लावर अलग अलग रहते हैं और उसके बाद जो है वो जो पॉलिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर होता है, पॉलिनेशन एंड जर्मिनेशन। सो यहाँ पर ये फीमेल फ्लावर आपको दिख रहा है और ये क्या है बेटा, इधर मेल फ्लावर है, राइट। सो देखो, a flower is termed a bisexual when both the androecium and gynoecium are present in the same flower as seen in the example like the hibiscus। जो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा कि ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल बोलेंगे, जिसके अंदर मेल गैमेट भी प्रेजेंट है और फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट है, राइट। सो इन कॉन्ट्रास्ट अ फ्लावर इज कंसिडर यूनिसेक्सुअल इफ ओनली वन ऑफ द टू व्हॉल्स इज प्रेजेंट, है ना। अब अगर प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर वॉल्स में से कोई एक ही प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिसेक्सुअल कहेंगे, राइट। इफ ओनली द एंड्रेशियम इज प्रेजेंट द फ्लावर इज रेफर्ड एज द मेल फ्लावर। अगर फ्लावर के अंदर सिर्फ एंड्रेशियम मौजूद है तो उस फ्लावर को हम क्या कहेंगे बेटा, मेल फ्लावर कहेंगे, राइट। वेयर एज इफ द ओनली गाइनेशियम इज प्रेजेंट, हम इसको क्या कहेंगे बेटा, ओनली फीमेल फ्लावर कहेंगे। जिसके अंदर सिर्फ गाइनेशियम है वो क्या है, फीमेल फ्लावर। सो एक्सम्प्लिफाइड लाइक प्लांट्स लाइक द पपाया, पपाया प्लांट के अंदर हमें दो चीजें देखने को मिलती है, दो फ्लावर देखने को मिलते हैं, एक फीमेल फ्लावर है और दूसरा मेल फ्लावर है। आ गई बात समझ में, क्लियर है? यहां तक काफी डिटेल में मजेदार तरीके से हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर के अंदर, बराबर। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब देखो और भी कुछ हम पार्ट्स यहां पर डिस्कस करेंगे। फ्लावर विद अ स्टॉक आर कॉल्ड पेडिसेलेट विच दोज विदाउट आर सिसाइल। जिस फ्लावर को स्टॉक रहता है पीछे से हम उसको पेडिटेलेट कहते हैं, जिसको नहीं रहता है हम उसको क्या कहते हैं, सिसाइल, राइट। सो मेल एंड फीमेल वॉल्स, द एंड्रेशियम और मेल पार्ट हैज अ स्टैमेंस while the gynoecium और फीमेल पार्ट हैज अ कार्पल्स। एंड्रेशियम जो कि मेल पार्ट है उसको क्या रहते हैं बेटा, स्टैमेंस रहते हैं, बराबर। एंड गाइनेशियम जो कि फीमेल पार्ट है उसको क्या रहते हैं बेटा, कार्पल्स रहते हैं, बराबर। कार्पल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो, कार्पल्स में बी सेपरेट और फ्यूज्ड ईच कंटेनिंग एन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। कार्पल्स एक तो सेपरेट हो सकते हैं, नहीं तो फ्यूज हो सकते हैं, है ना, या फिर हर एक के अंदर एक तो ओवरी है, स्टाइल है या फिर स्टिग्मा है, बराबर। द ओवरी होल्ड्स ओव्यूल्स विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक्स थ्रू द मियोसिस। ओवरी क्या होल्ड करती है बेटा, ओव्यूल्स को होल्ड करती है और उसी वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो सैक्स हमें देखने को मिलते हैं मियोसिस प्रोसेस की वजह से, राइट। सो आफ्टर दैट क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है। अपने 7th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा, राइट। सो काफी इजी है ना। पॉलिनेशन होता है कैसे, pollen grains मूव फ्रॉम अनदर एंथर टू स्टिग्मा विया विंड। अब पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए बेटा, pollen grains मूव करनी चाहिए। अब कहां से कहां करेंगे मूव, एंथर से लेके स्टिग्मा तक। अब कैसे करेंगे, एक तो हवा की मदद से करेंगे, नहीं तो वाटर की मदद से करेंगे, नहीं तो इंसेक्ट्स करवाएंगे, है ना, या फिर कोई अदर एनिमल करवाएगा, बराबर। क्लियर है? नाउ यहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होती है इसको देख लो एक बार, है ना। सो स्टिकी स्टिग्मा एड्स pollen germination forming a tube carrying male gametes to the embryo sac। यहाँ पर स्टिकी स्टिग्मा की वजह से क्या होता है बेटा, पॉलन जर्मिनेशन होता है और यहाँ पर ट्यूब फॉर्म होती है जिसके अंदर मेल गैमेट्स रहते हैं, है ना, और एम्ब्रियो सैक रहती है, बराबर। सो अपॉन रीचिंग द सैक द ट्यूब बर्स्ट रिलीजिंग गैमेट्स। सैक की तरफ पहुंचने के बाद यहाँ पर ट्यूब क्या हो जाती है बेटा, ये बर्स्ट हो जाती है और गैमेट्स की तरफ जो है वो रिलीज होती है। वन गैमेट फर्टिलाइजेस द एग, एक गैमेट क्या करता है, एक को फर्टिलाइज करता है, फॉर्मिंग zygote while the other combines with polar nuclei to create endosperm in the double fertilization, है ना। एक गैमेट एक को फर्टिलाइज करेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा कंबाइन होगा पोलर न्यूक्लियर के साथ और किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा और इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बराबर। सो देखो देखो यहां पर, है ना, काफी क्लियरली आप देख सकते हो, ठीक है। यहां पर ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, ओवरी है, बराबर। यहां पर क्या है, ये स्टिग्मा है
और ये जो डंडी है बीच की, इसको क्या बोलते हैं हम? स्टाइल बोलते हैं, बराबर। इधर ऊपर इस पर्टिकुलर जगह पे क्या रखे है बेटा? पॉलन ग्रेन्स रखे हैं, बराबर। इधर ये क्या है? मेल गैमेट्स है, बराबर। ये क्या है बीच की बेटा? ये पॉलन ट्यूब है, बराबर। ये पॉलन ग्रेन्स जाते हैं ओवरी की तरफ, बराबर। इधर एम्ब्रियो सैक हमें फॉर्म होती हुई दिख रही है। ये क्या है बेटा? ये गोल 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 गोल, ये ओवरीज है, ओव्यूल्स है, सॉरी। एंड यहां पर इसी एक ओव्यूल में हमें एम्ब्रियो सैक फॉर्म होती हुई दिख रही है, बराबर। देन यहां पर सिनरगिड्स फॉर्म हो रहे हैं। यहां पर बीच में एक सेल आपको दिख रहा है, इसका पोलर न्यूक्लियाई दिख रहा है, बराबर। और ये जो है ये क्या है? एंटीपोडल्स है, बराबर। डायग्राम को याद कर लो, है ना, ज्यादा आपको फिर रटने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी, राइट। अब देखो, डू यू नो में कुछ चीजें हम यहां पर डिस्कस करेंगे, है ना। क्या है? देखो, व्हेन अ पॉलिनेशन इन्वॉल्व्स ओनली वन फ्लावर और टू फ्लावर्स born on a same plant is called the self pollination। देखो, ऐसा पॉलिनेशन जिसके अंदर सिर्फ एक फ्लावर या फिर दो फ्लावर जो कि सेम प्लांट के ऊपर पैदा हुए हैं, है ना, इसी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बराबर। देन whereas if it involves two flowers born on a two plants of the same species, अगर सेम स्पेसिस के दो प्लांट है, दो पेड़ है और दो फ्लावर, एक यहां पर है और एक इस पेड़ पर है, बराबर। इसके अंदर जब पॉलिनेशन होता है तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। आफ्टर दैट, व्हाइल डिस्कवरिंग द न्यू हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ द प्लांट्स, साइंटिस्ट ब्रिंग अबाउट द पॉलिनेशन विद हेल्प ऑफ द ब्रश। देखो, यहां पर जब न्यू वैरायटीज हमें प्रोड्यूस करनी होती है तो साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो ब्रश की मदद से यहां पर फिर पॉलिनेशन किया जाता है, अलग अलग टाइप के प्लांट को मिलाकर। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो यहां पर, ठीक है। अब क्या है बेटा? अपने पास दूसरी प्रोसेस है। क्या है प्रोसेस? सीड जर्मिनेशन। क्या है? सीड जर्मिनेशन, बराबर। सीड जर्मिनेशन क्या है? यहां पर आपको सेटअप करना है। यूज अ ग्लास वेसल लाइक अ कोनिकल फ्लास्क और बीकर। आपको एक कांच की लेनी है, जैसे कोनिकल फ्लास्क या फिर बीकर जैसी। उसके बाद आपको क्या करना है? फिल इट विद द गार्डन सॉइल एंड स्नो पल्स ग्रेन्स इवनली। कांच की एक ग्लास गार्डन सॉइल डालनी है, इसके अंदर एक सीड डालना है ना। उसको ऑब्जर्व करना है। वाटर डेली ऑब्जर्व चेंजेस, रिकॉर्ड एनी ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसको डेली पानी देना है और चेंजेस ऑब्जर्व करना है, बराबर। यहां पर क्या होगा बेटा? सीड जर्मिनेशन होता हुआ हमें दिखाई देगा। क्या होगा? सीड जर्मिनेशन। देखो, ओव्यूल्स बिकम सीड्स एंड ओवरीज बिकम फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल्स क्या बन जाएंगी बेटा? सीड्स बन जाएंगी, और ओवरीज जो है वो फ्रूट्स बन जाएगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, बराबर। सीड फॉल्स ऑन द ग्राउंड। वो जो सीड्स है वो जमीन पे गिरेगी, फिर से जर्मिनेट सॉइल के अंदर, है ना, गुड कंडीशंस में, बराबर। एंड zygotes in seeds use store food to grow into new plantlet। यहां पर जो zygotes है सीड के अंदर, वो क्या होगा बेटा? उसका वो फूड को स्टोर करेगा एंड फिर से नए प्लांटलेट्स में ग्रो करने लगेगा, राइट। देन इसका रिजल्ट क्या है बेटा? न्यू प्लांट इमर्ज फ्रॉम सीड्स कंप्लीटिंग कंप्लीटिंग जर्मिनेशन प्रोसेस। यहां पर क्या होगा बेटा? जर्मिनेशन प्रोसेस होता हुआ हमें दिखाई देगा। बात क्लियर है? यस और नो? ओके। आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। ओके, सो देखो यहां पर अब हम क्या देखने वाले हैं बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, बराबर। जो कैन यू रिकॉल में जो सवाल पूछा है उसको एक बार आप देख लो, है ना। क्या देखने वाले हैं बेटा हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, बराबर। सो देखो, पहला सवाल आपसे पूछा गया है, which different hormones control the function of the human reproductive system through the chemical coordination। कौन से अलग अलग हॉर्मोन्स ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, बराबर। देन which hormones are responsible for changes in the human body during on a set of sexual maturity। इंसानों के बॉडी के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है तो उस वक्त क्या चेंजेस होते हैं। देन
Why has the government of India enacted the law to fix the minimum age of marriage of 18 in the girls? हालांकि 18 जो है वो अभी बढ़ चुका है, मेरे ख्याल से 21 साल हो चुका है गर्ल्स के अंदर भी, एंड 21 का 23 हो चुका है शायद, 21 इन द बॉयज। सो ये क्राइटेरिया क्यों है? कौन से हार्मोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ताकि इंसान रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो सके, बराबर। सो देखो यहां पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, है ना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेक्स क्रोमोसोम्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड है, बराबर। मेन पोजेसेस XY क्रोमोसोम्स, मेन के पास, है ना, मेन के पास क्या रहते हैं बेटा? XY क्रोमोसोम रहते हैं, और वुमेन के पास क्या रहते हैं? XX क्रोमोसोम्स रहते हैं, बराबर। सो दिस क्रोमोसोम्स डिक्टेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंटली इन मेन एंड वुमेन। इस क्रोमोसोम्स की मदद से ही यहां पर मेन एंड वुमेन के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका फंक्शन डिसाइड होता है, बराबर। क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, बराबर। अब देखो यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना। तो देखो यहां पर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूं, है ना, वन बाय वन आपको डायग्राम भी समझाता हूं, ठीक है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस टेस्टिस, डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या रहता है बेटा? टेस्टिस रहते हैं, डक्ट्स रहते हैं, और अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स रहते हैं, बराबर। सो टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटम आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उस सैक के अंदर ये जो टेस्टिस है ये लोकेटेड रहते हैं, बराबर। सो विद इन द टेस्टिस आर न्यूमरस सेमिफेरस ट्यूबुल्स वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस थ्रू अ मियोसिस। अब टेस्टिस के अंदर बेटा न्यूमरस क्या रहते हैं? न्यूमरस यहां पर हमें क्या दिखते हैं? सेमीफेरस दिखते हैं, ट्यूबुल्स दिखते हैं, और उस ट्यूबुल्स की मदद से क्या प्रोड्यूस होते हैं बेटा? स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? सो आफ्टर दैट स्पर्म मूव थ्रू द वेरियस डक्ट्स। ये जो स्पर्म है ये अलग अलग डक्ट से मूव करता है ना, जैसे कि रेट टेस्ट, है ना, रेट टेस्ट से, उसके बाद में वैसेफेरेंस, एपिडर्मिस, है ना, एपिडेमिस दिख रहा है बेटा आपको, हाँ, वैस डिफरेंस, है ना, यहां पर दिख रहा है वैस डिफरेंस, बराबर। इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट भी आपको दिख रहा है यहां पर, यस और नो? यस। आफ्टर दैट एंड यूरिनोजेनेटिकल डक्ट, यहां पर यूरिनोजेनेटिकल डक्ट भी दिख रहा है, यस और नो? यस। सो एज द स्पर्म्स मूव थ्रू दिस डक्ट्स, ये जो स्पर्म्स है ये डक्ट से मूव करते हैं, है ना, दे मैच्योर एंड बिकम कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग द ओव्यूम, है ना। वो स्पर्म्स जब मूव करते हैं तो वो मैच्योर बन जाते हैं कि वो ओव्यूम को, है ना, फर्टिलाइज कर सके, यानी कि फीमेल के एग को फर्टिलाइज कर सके, बराबर। देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, ये क्या है बेटा? ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होता है, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, बराबर। यहाँ से सीमन जो है, स्पर्म जो है वो बाहर निकलते हैं इस ट्यूब की मदद से, राइट। ये क्या है बेटा? ये पेनिस है। इसके बाद में ये दो टेस्टिस आपको दिख रहे हैं। ये जो आउटर जो ट्यूब है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्क्रॉटम कहते हैं, बराबर। यहाँ पर जो आउटर कवरिंग दिख रही है टेस्टिस के ऊपर, ये क्या है बेटा? एपिडेमिसिस की है ना। उसके बाद ये क्या है? यूरिनोजेनेटिकल डक्ट है, बराबर। यहाँ से ट्रैवल होके, ये ट्यूब से ही जो है वो ट्रैवल होके बाहर निकलते हैं स्पर्म्स, बराबर। ये क्या है बेटा? बीच में दो चीजें, ये क्या है? कॉपर्स ग्लैंड है। यहाँ पर जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, है ना। और ये क्या है? ये ट्यूब वैस डेफरेंस है। और ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है, बराबर। क्लियर है? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जाते हैं। हाँ देखो यहाँ पर और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सेमिनल वेसिकल्स एड देयर फ्लूइड टू द इजैकुलेटरी डक्ट्स। ये जो सेमिनल वेसिकल्स है ये उस फ्लूइड को इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर ऐड करते हैं, बराबर। द प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड्स रिलीज देयर फ्लूइड्स इनटू द यूरिनोजेनेटिकल डक्ट।
ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है बेटा आपको, हाँ, और कॉपर्स ग्लैंड दिख रही है। ये क्या करते हैं, उनके भी फ्लूइड्स इसके अंदर रिलीज करते हैं, बराबर। सो सेमन मेड अप ऑफ द स्पर्म्स एंड दिस ग्लैंड सिक्रेशंस। अब सेमन जो है एक लिक्विड है ना, एक तो उस वो किससे बनता है बेटा, ये तो स्पर्म से बनता है, और ये अलग अलग ग्लैंड्स ने जो जूस सिक्रेट किए हैं उससे बनता है। ओके, सो सेमन मेड अप ऑफ द स्पर्म एंड दिस ग्लैंड सिक्रेशन कम्स आउट थ्रू द पेनिस, और ये सेमन जो है वो पेनिस से क्या होता है, बाहर निकलता है। आ गई बात समझ में। सो मोस्ट पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कम इन पेयर्स। ज्यादातर पार्ट्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वो पेयर्स में आते हैं। देखो ना आप, यहाँ पर 2 टेस्टिस है, यहाँ पर भी 2 डक्ट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 सेमिनल वेसिकल दिख रहे हैं, बराबर। सो एक्सेप्ट यूरिनोजेनेटिकल डक्ट, यहाँ पर यूरिनोजेनेटिकल डक्ट एक ही होता है, पेनिस एक, एंड स्क्रोटम ये भी क्या है, एक है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हम क्या देखेंगे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या देखेंगे हम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थोड़ी सी आसान है, देख लो। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ऑर्गन्स इनसाइड द एब्डोमिनम। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या रहता है, एब्डोमिनम के अंदर ऑर्गन्स हमें देखने को मिलते हैं, बराबर। सो आफ्टर दैट इट हैज 2 ओवरीज। इसको क्या रहते हैं बेटा, 2 ओवरीज रहते हैं। देखो इधर एक, यहाँ पर एक, बराबर, एंड 1 यूटेरस। यहाँ पर क्या है, एक यूटेरस है, ये बीच की जो जगह है ना। एंड अब वैगिना, ये क्या है बेटा, वैगिना है। देखो सो एडिशनली देयर आर 2 बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड्स, है ना। उसके साथ साथ 2 यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली एवरी मंथ एन एग इज रिलीज फ्रॉम 1 ओवरी इनटू द एब्डोमिनम। देखो यहाँ पर हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल को, ये किस वजह से आती है बेटा, हर महीने एक एग जो है वो रिलीज होता है ना, किसी एक ओवरी में से, बराबर, एब्डोमिनम में। सो द ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट्स इज फनल शेप्ड विथ सीलिया लाइनिंग इट्स इनर सरफेस। ये जो ओविडक्ट का ओपनिंग है ये फनल शेप जैसा रहता है, उसके इनर सरफेस में सीलिया की लाइनिंग रहती है। दिस सीलिया, ये सीलिया क्या करता है बेटा, हेल्प टू मूव द एग टुवर्ड्स द यूटेरस। इस एग को यूटेरस की तरफ मूव करने के लिए ये सीलिया क्या करता है, मदद करता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ओके, अब देखो यहां पर कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स हम देखेंगे। क्या लिखा है, लेंथ ऑफ ईच एपिडेमिसिस इज अबाउट 6 मीटर्स। हर एपिडेमिस की लेंथ जो है वो लगभग 6 मीटर होती है, जो कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में देखा है। लेंथ ऑफ द स्पर्म इज अबाउट 60 माइक्रोमीटर्स। स्पर्म की लेंथ कितनी होती है बेटा, 60 माइक्रोमीटर्स रहती है, बराबर। सो सच अ स्मॉल स्पर्म, ये इतना छोटा सा जो स्पर्म है, हैज टू क्रॉस द डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6.5 मीटर व्हाइल पासिंग आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इस छोटे से स्पर्म को जो कि 60 माइक्रोमीटर का है सिर्फ, इसको लगभग 6.5 मीटर डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है, बराबर। कहां तक जाने के लिए, पासिंग आउट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी इसको लगभग जाने के लिए और भी डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। स्पर्म नीड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए स्पर्म को बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए फ्रुक्टोज जो है वो सीमन के अंदर रहता है। देखो यहाँ पर सीमन जो है ये अलग चीज है, बराबर, और स्पर्म जो है, स्पर्म इट इज द पार्ट ऑफ सीमन। ये क्या है बेटा, स्पर्म सीमन का पार्ट है। सीमन क्या है, एक तरीके का लिक्विड है जिसके अंदर अलग अलग चीजें रहती है, जो कि अलग अलग ग्लैंड्स ने सीक्रेट किए हुए चीजें उसमें रहती है। उसमें से एक चीज है फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज क्या करता है बेटा, सीमन के अंदर जो स्पर्म मौजूद है उस स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, क्योंकि इसको 60 मीटर बाहर निकलने तक, है ना, पेनिस से बाहर निकलने तक इसको लगभग 6.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और उसके बाद भी आगे रिप्रोडक्शन के लिए उसको जाना है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसको, है ना। देखो यहां पर फिर गैमेट फॉर्मेशन किस तरीके से होता है,
अब इसको थोड़ा सा आगे, अब हमने क्या देख लिया पहले बेटा, ओवरव्यू देख लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट है। अब हम देखेंगे एक्चुअल प्रोसेस किस तरीके से होता है, बराबर। देखो, स्पर्म एंड ओव्यूम, द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर बोथ फॉर्म थ्रू द मियोसिस। स्पर्म एंड ओव्यूम दोनों जो मेल एंड फीमेल गैमेट है वो मियोसिस से फॉर्म होते हैं, बराबर, क्लियर है। देन sperms are continuously produced in the testes of men from puberty until death, है ना। मेन के टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होते रहते हैं प्यूबर्टी से लेके डेथ तक, बराबर, इसका कोई अंत नहीं है। इन अ वुमेन एट अ बर्थ देयर आर ऑलरेडी 2-4 मिलियन इमैच्योर ओकेट्स इन द ओवरीज, है ना। जब वुमन का बर्थ होता है तो लगभग उसके अंदर 2-4 मिलियन ओकेट्स रहते हैं, है ना, एग्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं, है ना। क्या पर रहते हैं, उसके ओवरीज में, बराबर। सो एवरी मंथ, हर महीने, स्टार्टिंग फ्रॉम प्यूबर्टी अंटिल मेनोपॉज, देखो हर महीने फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, बराबर, बहुत भयानक पेन से उसको गुजरना पड़ता है। सो ये जो है ये एक उम्र के बाद शुरू होता है, लगभग 13, 14, 15 साल के बाद, बराबर। उससे लेकर मेनोपॉज तक, मेनोपॉज मतलब एक समय ऐसा आता है कि ये जो एग्स है ये हर महीने रिलीज होना बंद हो जाते हैं, और वो एवरेज टाइम जो है वो 45 to 50 ईयर्स ऑफ वुमन का है ना। जब वुमन जो है वो 45 ईयर्स या फिर 50 ईयर्स तक पहुंच जाती है तो एग्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, राइट। सो मेनोपॉज मार्क्स द एंड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स फंक्शनैलिटी। ये मेनोपॉज क्या करता है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शनैलिटी को एक पॉज देता है, राइट। सो ऑकरिंग अराउंड 45 to 50 ईयर ओल्ड, उसके बाद वो फीमेल किसी नए वन को रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल नहीं रहती है, बराबर। एंड उसके बाद भी ड्यूरिंग मेनोपॉज हार्मोन सिक्रेशन कंट्रोलिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। मेनोपॉज के दौरान क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव फंक्शन हार्मोन सिक्रेशन जो है वो कंट्रोल करता है, आइदर स्टॉप्स और बिकम इरेगुलर लीडिंग टू द एंड ऑफ फर्टिलिटी। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है और अल्टीमेटली फर्टिलिटी जो है वो उस वुमन की खत्म हो जाती है, बराबर, लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक, राइट। अब क्या है बेटा, फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर, फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस of the sperm and ovum uniting to form a zygote। अब फर्टिलाइजेशन क्या है बेटा, स्पर्म एंड ओव्यूम का जो है वो कांटेक्ट होता है और उसी की मदद से यहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, राइट। इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इंटरनली, इंसानों के अंदर फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, फीमेल के यूटरस के अंदर होता है। सो ड्यूरिंग द कॉपुलेशन सीमन इज इजैकुलेटेड इनटू द वैगिना। देखो कॉपुलेशन के दौरान सीमन जो है वो वैगिना के अंदर इजैकुलेट होता है, बराबर। एंड आफ्टर दैट स्पर्म ट्रैवल फ्रॉम द वैगिना थ्रू द यूटेरस टू द ओविडक्ट। उसके बाद स्पर्म जो है वो वैगिना से यूटेरस पहुंचते हैं, यूटेरस से ओविडक्ट तक पहुंचते हैं, और वो लाखों बिलियन जो स्पर्म्स है, बिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है वो ट्रैवल करते हैं लंबी रेस में, और उसमें से कोई एक स्पर्म वहां तक पहुंच पाता है और उस फीमेल के एग को, जिसको हम ओव्यूम बोलते हैं, उसको फर्टिलाइज कर पाता है, बराबर। कुछ इस तरीके से देखो यहां पर ये स्पर्म्स है अलग अलग, और ये क्या है बीच का, ये ओकाइट। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो typically millions of sperms starts their journey but only one fertilizes the ovum in the oviduct। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स उसकी जर्नी शुरू करते हैं, उसमें से केवल एक स्पर्म जो है उस ओव्यूम को फर्टिलाइज करने में कैपेबल हो पाता है, बराबर। देन फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपॉज अप्रोक्सीमेटली 10 to 17 years old to 45 to 50 year old, वन ओव्यूम इज रिलीज मंथली फ्रॉम द ओवरी, है ना। लगभग 10 से 15 17 साल की उम्र से लेके लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक हर महीने एक एग जो है, एक एग ओवरी से रिलीज होता है, बराबर। सो आउट ऑफ द मिलियंस ऑफ ओवा प्रोड्यूस, जो मिलियंस ऑफ ओवास जो है उसमें ओनली 400 ऑकट्स, लगभग 400 ऑकट्स आर रिलीज अंटिल मेनोपॉज विद द रेस्ट अंडरगोइंग डीजनरेशन। इसमें से सिर्फ 400 जो है वो मेनोपॉज तक रिलीज होते हैं, है ना, और जो बचे हुए हैं मिलियंस ऑफ ओव्यूम वो फिर डीजनरेट होना शुरू करते हैं,
आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। ऑकाइट्स रिलीज फ्रॉम ओवरीज ड्यूरिंग लास्ट फ्यू मंथ्स नियरिंग द एज ऑफ द मेनोपॉज आर 40 to 50 ईयर्स, है ना। ऑकाइट्स जो है वो लगभग रिलीज करते लास्ट फ्यू मंथ तक, मेनोपॉज से पहले। देयर एबिलिटी ऑफ डिवीजन हैज बीन डिमिनिश्ड इन लव। लगभग 40 से 45 साल की उम्र के महिला के जो ओक्यूट्स की एबिलिटी है डिवाइड होने की, फर्टिलाइज होने की, वो तब तक जो है वो खत्म हो जाती है, राइट। एंड ड्यू टू दिस दे कैन नॉट कंप्लीट अ माइटोटिक डिवीजन प्रॉपरली, और उसी वजह से वो माइटोटिक डिवीजन को प्रॉपरली नहीं कर पाते। और उसी वजह से देखो, इफ सच ऑकाइट्स, अगर ऐसे ऑकाइट्स को फर्टिलाइज किया जाए, द न्यू बॉर्न प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देम मे बी विथ सम एबनॉर्मेलिटीज लाइक डाउन्स सिंड्रोम। अब ऐसे ऑकिड्स अगर फर्टिलाइज होते हैं तो वो जो नया बच्चा पैदा होगा उसके लिए कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम जैसी चीज़ें हमें ऑलरेडी देखने को मिलेगी, बिकॉज यहाँ पर डिवीजन जो है, माइटोटिक डिवीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। सो आफ्टर दैट देखो यहाँ पर, हाँ, आफ्टर दैट, हाँ, देन देखो डू यू नो के अंदर देखो, अब यहां पर बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, गर्ल होगा या बॉय होगा, ये किस तरीके से डिपेंड रहता है, इसको भी हमें सोचने की जरूरत है ना। इसको एक बार देख लो आप, वहां पर क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं, बराबर, 6 क्रोमोसोम्स, राइट। इसके अंदर डू यू नो में कुछ फैक्ट्स आपको देखने हैं। सबसे पहला, germ cells producing gametes have a diploid chromosomes number 2n consisting of 22 pairs of the autosomes। इसके अंदर autosomes के 22 pairs and 1 pair of 6 chromosome रहते हैं, बराबर। 44 plus XX in the male in the female और 44 plus XY in the male। आ गई बात समझ में? So these germ cells undergo meiosis। ये जर्म सेल्स जो है वो मियोसिस की प्रोसेस से गुजरते हैं, बराबर, रिजल्टिंग इन द गैमेट्स विद हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n इंक्लूडिंग 22 ऑटोसोम्स एंड आइदर एन x और y, 6 क्रोमोसोम। देखो यहां पर जब मियोसिस की प्रोसेस होती है ना, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, उस वक्त हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n जो है इसके अंदर 22 ऑटोसोम्स रहते हैं एंड आइदर x इसके साथ आता है, आइदर y इसके साथ आता है, बराबर। सो यहां पर 22 प्लस x का फॉर्मेशन होगा एक तो, है ना, नहीं तो 22 प्लस y का फॉर्मेशन होगा, राइट। 50-50 प्रोबेबिलिटी है, राइट। सो स्पर्म्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इसलिए स्पर्म्स जो है वो 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, है ना। अब इसके ऊपर से क्या डिटरमाइन होता है ये बताऊंगा मैं आपको, काफी इंटरेस्टिंग है ना। स्पर्म्स जो है वो 2 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, एक 22 प्लस एक्स का स्पर्म है और दूसरा 22 प्लस वाई का स्पर्म है, बराबर। सो व्हाइल ऑकाइट्स आर ओनली ऑफ 1 टाइप, लेकिन ऑकाइट्स जो है, क्योंकि आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम जो फीमेल के अंदर है वो सिर्फ XX है, बराबर, इसलिए ऑकाइट्स जो है, जो फीमेल क्रोमोसोम है, ये सिर्फ एक ही टाइप के हमें देखने को मिलते हैं, 22 प्लस एक्स देखने को मिलते हैं। इधर 2 टाइप के स्पर्म है, 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। अब इसमें से कोई एक आएगा, इसमें से तो एक ही आने वाला है, बराबर। इसका मतलब ये होता है, बोथ द स्पर्म्स एंड ऑकिड्स प्रोड्यूस्ड बाय द meiosis, spermatogenesis completes somatic division before the sperm leave the male reproductive tract and organogenesis however completes meiosis after ovulation during fertilization in the oviduct। then इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है बेटा, कुछ दिमाग में आ रहा है क्या? ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, यानी कि बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, ये टोटली मेल के ऊपर डिपेंड है ना। और समाज में अभी भी ऐसी मान्यता है कि फीमेल को इसके लिए कोसा जाता है ना। और बहुत सारे जो बच्चे हैं, है ना, बहुत सारे जो मतलब जिन्होंने दुनिया देखी नहीं, उसको पहले से ही दुनिया से बाहर निकाल दिया जाता है, राइट। ये अधिकार हमें किसने नहीं दिया है, राइट। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मेल कि बच्चा होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, बराबर। देखो आफ्टर दैट, उसके बाद डेवलपमेंट एंड बर्थ
किस तरीके से होती है इसको भी हम देखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द ओविडक्ट, ओविडक्ट के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, द जाइगोट अंडरगोज रिपीटेड, जाइगोट जो है वो रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स में जाता है। रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन की मदद से मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन होता है एंड रिजल्ट में हमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता हुआ दिखता है, बराबर। सो द एम्ब्रियो इज पुश टूवर्ड्स द यूटेरस एंड अपॉन रीचिंग इट गेट्स इम्प्लांटेड फॉर अ फर्दर डेवलपमेंट। ये जो एम्ब्रियो है ये फिर यूटेरस की तरफ पुश किया जाता है और यहाँ पर फिर नरिशमेंट मिलती है और फिर फर्दर डेवलपमेंट इसकी शुरू होती है, बराबर। Implantation triggers the formation of the placenta, an organ responsible for supplying food material during uterine growth। यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है उस एम्ब्रियो का यूटेरस के अंदर, बराबर। सो इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट टिपिकली कंप्लीट्स विद इन 9 months आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है वो लगभग ह्यूमन बींग्स 9 months में कंप्लीट होती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एन एम्ब्रियो है ना, बहुत ही प्यारी सी इमेज है। देखो यहाँ पर ये बीच फर्स्ट 4 weeks का जो ग्रोथ है, वीक बाय वीक है ये, फर्स्ट 4 week में ये ऐसा होता है, 1 महीने की बात है। उसके बाद 8 हफ्ते है ना, लगभग 2 महीने इस तरीके का फॉर्म हो जाता है। लगभग 3 महीने में पूरा का पूरा बेबी यहाँ पर दिखने लगता है ना, अल्ट्रासाउंड में, सोनोग्राफी में। 16 week और भी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है, ब्रेन बड़ा होता है ना, उसके हाथ पैर क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। 24 weeks में तो पूरा का पूरा क्लियरिटी हमें मिलता है। 28 weeks, 32 weeks और लास्ट में 36 weeks में न्यू बॉर्न बेबी जो है इस दुनिया में आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ना नेचर के अंदर। देखो सो ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स अभी जो मैंने आपको बताया, इसी फैक्ट्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखो, मैन इज टोटल रिस्पॉन्सिबल विद द कपल विल हैव अ बॉय और गर्ल। इसके लिए इंसान यानी कि मैन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, कपल को बॉय होगा या गर्ल, है ना। ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन मैन कॉन्ट्रीब्यूट्स आइदर एक्स और वाई क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट जनरेशन, बट फीमेल्स ट्रांसफर्स ओनली एक्स क्रोमोसोम्स टू नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पर मैन एक्स अगर भेजेगा तो एक्स एक्स बोल के फीमेल बनेगी, बराबर, मतलब गर्ल होगा। उसके बाद अगर मैन वाई को भेजेगा तो एक्स वाई मिलके बॉय बनेगा, राइट। तो ये पूरी की पूरे मैन के ऊपर डिपेंड है। एट द टाइम ऑफ द फर्टिलाइजेशन इफ एक्स क्रोमोसोम्स कम्स फ्रॉम द मेल द चाइल्ड विल बी गर्ल एंड इफ वाई क्रोमोसोम कम्स देन द चाइल्ड विल बी अ बॉय। आ गई बात समझ में। थिंकिंग ऑफ दिस, इज इट राइट टू कंसिडर द मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गर्ल और बॉय? वी ऑल मस्ट टेक एफर्ट्स टू स्टॉप द फीमेल पेस्टिसाइड्स। देखो, जो फीमेल जो भ्रूण है उसको जो निकाला जाता है ना, तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है हमारे समाज के लिए। और इसके लिए हमें पता भी है, रीज़न पता है, आपकी किताब में है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप स्कूल में पढ़ाया होगा, है ना, आप जानते भी होगे पहले से ही। तो ये रीज़न पूरा इंसान मेन के ऊपर डिपेंड है ना। और चाहे तो वो एक्स भेजेगा तो वहाँ पर एक्स एक्स बोल के फीमेल बनेगी, अगर वो वाई भेजेगा तो वहाँ पर एक्स वाई बोल के बच्चा बनेगा, गर्ल बॉय बनेगा, बराबर। सो ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से मेल के ऊपर, बराबर। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में भी हम कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, राइट। देखो क्या चीज़ें हैं बेटा, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड रिपीट्स देम एवरी 28 to 30 days, नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर महीने जो एक रिलीज होता है और उससे जो ब्लीडिंग होती है उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। लगभग वो 28 से लेके 30 डेज में हर महीने फीमेल को होती है। सो 4 हार्मोन्स, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको हम FSH बोलते हैं, उसके बाद में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम LH बोलते हैं, उसके बाद में ईस्ट्रोजन, देन प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये 4 हार्मोन्स जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। और जिस भी फीमेल में इन 4 हार्मोन का इम्बैलेंस होता है वहां पर हमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है, बराबर, क्लियर है। देन FSH stimulates the development of the follicle in the ovary which secretes estrogen।
FSH क्या करता है बेटा, फॉलिकल की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और उसी वजह से फिर एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है, बराबर। देन एस्ट्रोजन prompts the development or regeneration of the endometrium in the uterus। एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है बेटा, डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन होता है एंडोमेट्रियम का यूटेरस के अंदर। द मैच्योर फॉलिकल बस्ट, जो फॉलिकल है ये बस्ट होता है ड्यू टू LH रिलीजिंग द ओकाइट नोन एज द ओव्यूलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूलेशन बोलते हैं, बराबर। द रिमेनिंग टिश्यू फॉर्म्स द कॉर्पस लेटम विच सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन। बचा हुआ टिश्यू जो है वो कॉर्पस लेटम को फॉर्म करता है और प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट करता है, राइट। सो प्रोजेस्टेरॉन कॉजेस द एंडोमेटेरियल ग्लैंड्स टू सीक्रेट प्रिपेयरिंग द एंडोमेट्रियम फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। प्रोजेस्टेरॉन की वजह से क्या होता है बेटा, एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स जो है वो सीक्रेट करते हैं एंड उस वजह से एंडोमेट्रियम फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन प्रिपेयर होता है। आफ्टर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम, एक इमेज ओवरव्यू यहाँ पर दिया गया है ना। अब देखो यहाँ पर चेंजेस इन द ओवरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, देखो यहाँ पर FSH है, LH है, ये हार्मोन है, बराबर। सो यहाँ पर ओवरी के अंदर चेंजेस जो हो रहे हैं है ना, फुल्ली ग्रोन फॉलिकल है ना, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, ओव्यूलेशन एग्स को रिलीज करता है, बराबर। कॉर्पस लेक्टम है ना, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को रिलीज करता है, कॉर्पस अल्बिकेंस है यहाँ पर, बराबर। उसके बाद में पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, चेंजेस इन द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे 1 बाय 1 स्टेजेस दिए गए हैं, है ना। फिर से यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लगभग 28 दिन का पूरा ये प्रोसेस होता है और उसमें फिर हर 28 दिन के बाद यहाँ पर जो एग है वो रिलीज होता है, क्लियर है, ओके। आफ्टर दैट देखो और भी कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इफ द ऑक्यूट इज नॉट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में ऑक्यूट फर्टिलाइज नहीं हुआ, द कॉर्पस ल्यूटम बिकम्स इनएक्टिव एंड टर्न्स इनटू द कॉर्पस अल्बिकन्स। देखो इसलिए रिप्रोडक्शन के वक्त जो डेज है वो ध्यान में रखने पड़ते हैं ताकि उस पर्टिकुलर समय में ही जो एग है, ऑक्यूम है, वो फर्टिलाइज होना जरूरी है, अदरवाइज फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 24 आवर्स में कॉर्पस अल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो इनएक्टिविटी ऑफ द कॉर्पस लेटम लीड्स टू द सेसेशन ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन। उसके बाद विदाउट दिस हार्मोन्स द एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू डीजनरेट, और इन हार्मोन्स के बगैर ये जो एंडोमेट्रियम है ये डीजनरेट होना शुरू होता है, बराबर। डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियल टिश्यूज एंड द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम आर एक्सपेल्ड थ्रू द वगैना कॉजिंग द कंटिन्यूअस ब्लीडिंग। और एंडोमेट्रियल टिश्यू जब डीजनरेट होते हैं तो यहाँ पर फिर वगैना से कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लगभग 4 से 5 दिन तक देखने को मिलती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो दिस ब्लीडिंग नोन एज द मेंस्ट्रुएशन, इसी ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं बेटा, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। टिपिकली लास्ट फॉर अबाउट 5 डेज, लगभग 5 दिन तक ये हमें देखने को मिलती है, राइट। The menstrual cycle repeats every month unless the ocute is fertilized and an embryo is implanted। menstrual cycle हर मंथ जो है वो रिपीट होती है, कब तक रिपीट होती है, जब तक ऑक्यूट फर्टिलाइज नहीं हो जाता एंड एम्ब्रियो जो है वो इम्प्लांटेड नहीं हो जाता। एम्ब्रियो एक बार इम्प्लांटेड हो गया तो फिर एग रिलीज होना बंद हो जाता है। इसलिए menstrual साइकिल जो है फीमेल को एक बार एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीने तो आती ही नहीं है, 9 महीने के बाद भी लगभग 6-7 महीने फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आती नहीं है, बराबर। आफ्टर दैट इफ द इम्प्लांटेशन ऑकर्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेम्परली स्टॉप्स अंटिल द चाइल्ड बर्थ एंड ब्रेस्ट फीडिंग। जब तक ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है तब तक, चाइल्ड बर्थ के बाद लगभग 6-7 महीने तक उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को नहीं मिलती है। सो मेंस्ट्रुएशन इज द नेचुरल प्रोसेस अकम्पनीड बाय द सेवियर पेन्स, वीकनेस एंड हायर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये मेंस्ट्रुएशन क्या है बेटा, एक तरीके का नेचुरल प्रोसेस है। यहाँ पर फीमेल को पेन बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, वीकनेस आता है, फैटीग होता है, क्रैम्प्स आते हैं, है ना, और इन्फेक्शन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, है ना। काफ़ी दर्दनाक चीज़ रहती है किसी भी फीमेल के लिए 5 दिन। सो रेस्ट एंड स्पेशल पर्सनल हाइजीन, अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, एक तो रेस्ट करनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए, इसेंशियल ड्यूरिंग द पीरियड टू मैनेज दिस सिम्टम्स।
आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके। आफ्टर दैट उसके बाद देखो, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत, है ना। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत बहुत सारे मेडिकल एडवांसमेंट हुए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। इसके अंदर यहाँ पर फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस दिए गए हैं। क्या है बेटा? फीमेल इनफर्टिलिटी कॉजेस। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होगा। इश्यूज विद ऑर्किड, एक प्रोडक्शन में इशू है फिर भी प्रॉब्लम है। ब्लॉकेज और ऑब्स्टेकल्स इन द ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब्स, जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें अगर कुछ ब्लॉकेज बन चुका है फिर भी प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है। डिफिकल्टीज एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, कुछ फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है लेकिन एम्ब्रियो जो है वो यूटेरस में इम्प्लांट होने में बहुत सारे फीमेल्स को दिक्कत आती है। वेरियस अदर मेडिकल कंडीशन अफेक्ट द फर्टिलिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस जो है वो फीमेल के फर्टिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, बराबर। अब हम मेल इनफर्टिलिटी के रीजन देख लेते हैं। अब्सेंस ऑफ स्पर्म्स इन द सीमन, सीमन का क्वांटिटी बहुत कम है, सीमन के अंदर स्पर्म का क्वांटिटी अगर बहुत कम है तो उस वक्त भी फर्टिलिटी में दिक्कत आती है। स्लो मूवमेंट और लो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, है ना, स्पर्म के पास अगर ज़्यादा एनर्जी नहीं है, उसकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, तो उस वक्त भी इनफर्टिलिटी होती है मेल के अंदर। एनोमलीज इन द स्पर्म शेप और स्ट्रक्चर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और मेडिकल कंडीशंस अफेक्टिंग स्पर्म प्रोडक्शन। यहाँ पर हार्मोन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। हार्मोनल अगर इम्बैलेंस है किसी मेल के अंदर तब भी यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, राइट। इसलिए टेस्टोस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब करके दिए जाते हैं ऐसे पर्टिकुलर कंडीशंस में, राइट। सो आफ्टर दैट यहाँ पर हमें इसके ऊपर सॉल्यूशन के दौर पर हमारे पास कुछ मेडिकल टेक्निक्स है, एडवांस मेडिकल टेक्निक्स, जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? आईवीएफ कहते हैं। उसके बाद में है सरोगसी, उसके बाद में है स्पर्म बैंक्स, बराबर। स्पर्म बैंक्स पे स्पर्म्स को डोनेट करके किसी फीमेल के अंदर इम्प्लांट किया जाता है ना, फर्टिलाइज किया जाता है। आईवीएफ के अंदर भी क्या टेक्निक है, सरोगसी के अंदर क्या टेक्निक है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, है ना। एक बार आप, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ, इसके अंदर क्या होता है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आईवीएफ प्रोसीजर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ conducted in a lab where eggs and sperm are collected from the partners and developed embryos are implanted into the uterus। यहाँ पर क्या होता है बेटा? एग्स को कलेक्ट किया जाता है फीमेल के द्वारा, बराबर। स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है मेल के द्वारा। अब दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, बराबर। और जब यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होने लगता है, एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, तो उसको फिर यूटेरस में इम्प्लांट किया जाता है ना, बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर इनटू द वुमेन्स यूटेरस असिस्टिंग कपल्स फेसिंग इनफर्टिलिटी। इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है यूटेरस में फॉर अ चाइल्डलेस कपल्स। IVF assist those with the conception difficulties, providing options for overcoming fertility obstacle। फर्टिलिटी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा? जो कपल है वो बच्चे को जन्म दे सकते हैं। आ गई बात समझ में? एडवांसमेंट्स, है ना। आईवीएफ एडवांसमेंट ऑफर होप टू मेनी विथ ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट्स एनहांसिंग सक्सेस रेट्स। देखो यहाँ पर आईवीएफ एडवांसमेंट जो है वो ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है बेटा? मेनी ऑनगोइंग इंप्रूवमेंट ऑफर करता है और इसके सक्सेस रेट भी काफी ज्यादा अच्छे हैं, बराबर। तो ये पूरी चीज है। अब दूसरी टेक्निक जो है अपने पास, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सरोगसी बोलते हैं, है ना। ये भी कॉमनली यूज की जाती है। इसके अंदर क्या होता है देखो, सरोगसी सॉल्यूशन फॉर अ वुमन फेसिंग चैलेंजेस इन एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन इन देयर यूटेरस। ऐसे वुमेन्स जो कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, वो फिर सरोगसी की तरफ जाते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा? बेसिकली एग्स कलेक्टेड फ्रॉम द वुमन विथ इम्प्लांटेशन इश्यूज। वुमन से एग्स को कलेक्ट किया जाता है जिसको इम्प्लांटेशन इशू है ना। फर्टिलाइज विथ हर पार्टनर स्पर्म इन द लैब, है ना। उसके पार्टनर के स्पर्म के साथ उस एग को फर्टिलाइज करते हैं और फिर सरोगेट मदर, एक ऐसी फीमेल औरत जिसको कुछ पैसे दिए जाते हैं
जिसकी देखभाल रखी जाती है ना। और उसके फिर यूटेरस में इसको क्या करते हैं बेटा, इम्प्लांट करते हैं। अनदर वुमन विद द हेल्दी यूटेरस कैरीज द एम्ब्रियो टू टर्म। इस एम्ब्रियो को ये कैरी करती है, अपने पेट में पालती है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो है, बहुत सारे जो हीरोइंस है, एक्ट्रेसेस है, वो इसी सरोगसी की तरफ जाते हैं क्योंकि उनको उनका बॉडी शेप मेंटेन करना रहता है, राइट। सो मॉडर्न रेमेडी सरोगसी ऑफर्स होप टू कपल्स अनेबल टू कंसीव नेचुरली ड्यू टू इम्प्लांटेशन डिफिकल्टीज। ये सरोगसी हेल्प करती है उन कपल्स को जो कि कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, है ना, और जो इम्प्लांटेशन डिफिकल्टीज आती है उनको भी ये काफ़ी मदद करती है ना। ये लीगल प्रोसीजर्स है, सब ये फॉलो कर सकते हैं एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस, बराबर। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास, ये क्या है बेटा, स्पर्म बैंक, स्पर्म डोनेशन का पॉइंट है, बराबर। देखो स्पर्म बैंक्स के अंदर क्या होता है, सिमिलर टू अ ब्लड बैंक, ब्लड बैंक की तरह, जैसे ब्लड कोई डोनेट करता है वैसे ही, बट स्टोर्स द सीमन फॉर द रिप्रोडक्टिव पर्पजेस। इसलिए अलग अलग जो डोनेटर्स है, सीमन डोनेटर्स, उनसे सेमन को कलेक्ट करके स्टोर किया जाता है ताकि बाद में रिप्रोडक्टिव पर्पज के लिए उसको यूज किया जा सके, है ना। प्रोसेस क्या है, सीमन इज कलेक्टेड फ्रॉम मेन आफ्टर थोरो मेडिकल चेक्स एंड स्टोर्ड, है ना। ये सीमन को मेन से कलेक्ट किया जाता है, उसकी मेडिकल चेकअप्स होते हैं और उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है। आ गई बात समझ में। यूजेस क्या है, सीमन फ्रॉम द बैंक कैन बी यूज फॉर द आईवीएफ प्रोसीजर्स। बैंक से जो सीमन मिलता है उसको आईवीएफ प्रोसीजर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बराबर। सो आईवीएफ प्रोसीजर ऑकेट फ्रॉम द वुमन ऑफ द कपल इज आर फर्टिलाइज विद द स्पर्म फ्रॉम द बैंक। देखो किसी मेल का जो स्पर्म है वो फर्टिलाइज करने के कैपेबल नहीं है उस फीमेल के एग को, तो उस वक्त फीमेल से एग लिया जाता है और उस फीमेल के एग को फिर एक्सटर्नल जो लैब से जो स्टोर्ड सेमन है उससे फिर फर्टिलाइज किया जाता है, बराबर। सो यहाँ पर सीक्रेसी जो है वो मेंटेन की जाती है ना। डोनर आइडेंटिटी इज केप्ट कॉन्फिडेंशियल बाय लॉ टू मेंटेन प्राइवेसी। यहाँ पर जो सीमन डोनेट करता है उसकी आइडेंटिटी को हमेशा सीक्रेट रखा जाता है, वो पता नहीं रहती किसी को, इवन डॉक्टर्स को भी पता नहीं रहता कि ये किस पर्सन का सीमन है और वो किस फीमेल के एग को फर्टिलाइज करने वाला है ना। ये पूरा सीक्रेट रखा जाता है ताकि आगे चलकर हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस देखने को ना मिले। आ गई बात समझ में, क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पर ट्विंस है ना, ट्विंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, देखो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। टू ऑफस्प्रिंग डिलीवर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम यूट्रस, एक ही यूट्रस से, एक ही पेट से दो ऑफस्प्रिंग्स वन बाय वन जो है वो डिलीवर होते हैं। यहाँ पर ट्विंस के भी टाइप हमें देखने को मिलते हैं, बराबर। सबसे पहला पॉइंट जो है वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, इससे फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल एम्ब्रियो। मोनोजाइगोटिक ट्विंस की वजह से सिंगल एम्ब्रियो की मदद से ये फॉर्म होते हैं, बराबर। डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिक सेल्स डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स विद इन 8 days ऑफ द जाइगोट फॉर्मेशन। ये एम्ब्रियोनिक सेल्स दो ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं लगभग 8 दिन के अंदर अंदर, है ना। रिजल्टिंग इन अ 2 सेपरेट एम्ब्रियोज, और इसी की वजह से 2 सेपरेट एम्ब्रियोज यहाँ पर बनते हैं, राइट। सो जेनेटिक सिमिलरिटी क्या है इसके अंदर, एग्जैक्टली सिमिलर जेनेटिकली सेम अपीयरेंस एंड जेंडर बोथ बॉयज और गर्ल्स। अब ये एक एम्ब्रियो से डिवाइड, मतलब एक जो जाइगोट है उससे डिवाइड होके जो दो एम्ब्रियो बने हैं वो आइडेंटिकल रहते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रहते। देखो ना फोटो देखो आप इन दोनों लड़कियों का, ये ऑलमोस्ट क्या है बेटा 99.99% एक दूसरे के सेम रहते हैं। इनका जेंडर भी सेम रहता है, इनका हाइट, साइज, शेप, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कलर, सब कुछ एज इट इज रहता है, क्लियर है। सो यहाँ पर कॉन्जॉइंट ट्विंस rarely if the embryonic cell divide 8 days after zygote formation leading to twins born with the some body parts join। अब देखो यहाँ पर कुछ क्या होता है, पूरी तरीके से जब वो डिवाइड नहीं हो पाता है तो यहाँ पर जॉइन बॉडी के साथ भी कुछ जो बच्चे हैं वो पैदा होते हैं, बराबर। कुछ ऑर्गन्स उनके कॉमन रहते हैं, दैट इज वेरी रिस्की। देन देखो नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा अपने पास, डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या है, डाइजाइगोटिक ट्विंस फॉर्म फ्रॉम 2 सेपरेट एम्ब्रियोज। 2 सेपरेट एम्ब्रियोज से डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होता है, बराबर। प्रोसेस क्या है बेटा, 2 ऑकेट्स रिलीज फ्रॉम द ओवरी।
ओवरी से 2 ऑक्यूट्स रिलीज होते हैं, बराबर, एंड ईच फर्टिलाइज बाय सेपरेट स्पर्म्स फॉर्मिंग 2 जाइगोट्स। कभी कभी 2 ऑक्यूट्स, 2 एग्स रिलीज हो गए और उसको फिर स्पर्म ने फर्टिलाइज किया। अब यहाँ पर 2 अलग अलग स्पर्म्स आते हैं, है ना, इसलिए इसमें डेवलपमेंट एम्ब्रियोज सेपरेटली इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, इसलिए दोनों एम्ब्रियोज सेपरेटली यूटेरस के अंदर इम्प्लांट होते हैं। जेनेटिक डिफरेंस रहता है इनके अंदर, बराबर, ये मे भी हो सकता है सेम रहे या फिर हो सकता है कि सेम ना भी रहे, है ना, डिपेंड करता है। अब इनका जेंडर भी डिफरेंट रहता है ना, कभी कभी सेम भी रहता है जेंडर लेकिन दिखने में अलग रहते हैं, कभी कभी जेंडर डिफरेंट रहता है लेकिन दिखने में थोड़े बहुत सिमिलर रहते हैं, है ना, ये डिपेंड करता है क्योंकि दीज आर सेपरेट, है ना। उसके बाद देखो, अब यहां पर हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, बराबर। हेल्थ डेफिनेशन, है ना, हेल्थ डेफिनेशन क्या है? स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग है तो हेल्दी है, बराबर। अवेयरनेस, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लिटरेसी एंड शाइनेस, ये नहीं है, नहीं होना चाहिए, उस वजह से फिर अवेयरनेस नहीं आ पाती है ना। फोकस ऑफ ऑन वुमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन डिफरेंस नोटेड स्पेशली कंसर्निंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्टिव एंड ओवरऑल हेल्थ इन द वुमेन। वुमेन की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर मतलब कंटिन्यू है, रेगुलर है, तो ओवरऑल वुमेन की जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है, बराबर। वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इंक्रीज आउटडोर एक्टिविटीज रिक्वायर क्लीनलीनेस फॉर जेनिटल हेल्थ। यहाँ पर आउटडोर पार्टिसिपेशन जब होता है तो यहाँ पर जेनिटल हेल्थ जो है, जेनिटल जो है अपने, उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। सो मेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लीनलीनेस ऑल्सो वाइटल फॉर जेनेटिक हाइजीन इन द मेन। मेन के जो जेनिटल्स है उसको भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है और बहुत सारे डिसीजेस फैल सकते हैं, है ना। सो कॉमन सेक्सुअल डिसीज जैसे सिपिल्स एंड गोनोरिया कॉज बाय द बैक्टीरिया, ये अनक्लीननेस की वजह से एक बैक्टीरिया से ये डिसीज होते हैं। सिम्टम्स ऑफ सिपिल्स क्या है? इंक्लूड्स पैचेस ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर पैचेस आते हैं, फीवर, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होता है, एलोपेशिया भी होता है। एंड सिम्टम्स ऑफ जेनोहरिया क्या है बेटा? इंक्लूड पेनफुल यूरिनेशन, यूरिन पास करने में तकलीफ होती है, पस डिस्चार्ज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर, है ना। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हमेशा अपने जेनिटल्स को, वैगिना को, पेनिस को, इसको सबको क्लीन रखना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, बराबर। देखो यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होना एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में पॉपुलेशन की, इसी को ही हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। यू मे हैव रियलाइज फ्रॉम द टेबल गिवन बिसाइड्स अबाउट फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया, आपने यहाँ पर ये जो टेबल है यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इंडिया के अंदर। सो वी हैव टू फेस द वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज, है ना। अब तो गवर्नमेंट रूल लाने वाली है कि 2 ही बच्चे लीगल हो गए, अदरवाइज तीसरी जो संतान है वो लीगल नहीं मानी जाएगी, दैट इज नॉट अलाउड बाय द, लेकिन अब वो रूल कब तक आएगा ये मैं नहीं बता सकता। सो इस वजह से इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेस आता है, रिसोर्सेस के ऊपर स्ट्रेस आता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, बराबर। उसके बाद लोन इंक्रीज होता है, स्ट्रेस इंक्रीज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, इसके ऊपर एक ही सॉल्यूशन है। ऑल सच प्रॉब्लम्स एंड इट्स पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर दिस। अब इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? एक तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पर फैमिली प्लानिंग, प्रोटेक्शन, कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करना जरूरी है, बराबर। क्लियर है? देखो ना, 1901 में लगभग 23 करोड़, है ना, 11 में 1911 में 25, 1921 में 25, 31 में 27, 41 में 31, 51 में 35, ये करोड़ में है फिगर, है ना। 61 में 43 करोड़, 71 में 54 करोड़, 81 में 68 करोड़, 91 में 84 करोड़, 2001 में 100 करोड़, है ना। 2011 में लगभग 120 करोड़। और अब आज के सेंसेक्स को अगर हम देखें, कैलकुलेट करें, तो लगभग 150 करोड़ के भी पार हम जा चुके। 140 करोड़ तो कंफर्म है, उसके पार हम जा चुके, 150 करोड़ के पार, बराबर। दिस इज द ह्यूज पॉपुलेशन। और भारत जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। और भारत के अंदर जमीन सबसे कम है लोगों के लिए, पर स्क्वायर मीटर एरिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं,
है ना, दैट इज मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। सो थैंक यू सो मच। ये वन शॉट लेक्चर यहाँ पर क्या होता है बेटा, खत्म होता है। काफी डिटेल में हर एक चीज को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर डाउट है, डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आपके दोस्तों के साथ इस लेक्चर को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।